हेलो दोस्तों, आजकल आप इंटरनेट पे कोई भी इंडियन न्यूज़ चैनल पे आप एक टॉपिक देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के कोलैप्स के पीछे क्या क्या रीजंस है। और एंड में ये सारी चीज़ें डाइवर्ट होकर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके गंदे गंदे ऑडियोज सुनाती है आपको और उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करती है। मतलब जो मेन रीज़न है वो साइड में छूट जाता है कि इसका एक्चुअल कोलैप्स हुआ कैसे। तो आज के ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान के कोलैप्स होने के पीछे एक्चुअल कौन कौन से रीजंस हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि दोनों मुल्क एक साथ 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुए। फिर भी एक मुल्क है जो इंडिया है जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तान करीब टूटने के कगार पे आ चुका है। इकोनॉमिक कोलैप्स उनका हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आप देखें उनके फॉरेक्स रिजर्व है अभी कुछ 4.5 बिलियन है, वो भी सऊदी और चाइना के पार्क किए हुए पड़े हैं। मतलब ये लोग उसको यूज नहीं कर सकते, खाली ऐसे शो में रखे हुए हैं कि दिखा रहे हैं कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। यहाँ तक कि कोई भी मुल्क चलाने के लिए आपको ऑयल चाहिए होता है। अभी ऑयल भी सऊदी से डिफर्ड पेमेंट पे उठा रहा है। ठीक है, मतलब आप हमें ऑयल दे दीजिए, इसका पैसा हम आपको कल देंगे परसों देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं रीज़न नंबर 1। तो रीज़न नंबर 1 उनका है जो बोरोड ग्रोथ है। ठीक है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हमेशा बाहर के ऊपर डिपेंड रहती है। जब रशिया ने कोल्ड वॉर के दरमियान अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब यूएस ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को इसके लिए अपॉइंट किया कि हम नहीं लड़ेंगे ये युद्ध, आप लोग ये युद्ध लड़िए, हम आपको कंटेनर भर भर के डॉलर भिजवाएंगे। क्योंकि अगर अमेरिकन इसको लड़ते तो इसको लड़ने के लिए बहुत सारे सोल्जर की डेथ होती और उसका यूएस के जो जनता है उसका अलग से प्रेशर पड़ता। ठीक है, और उसका खर्चा भी बहुत कुछ बढ़ जाता। तो मतलब इन्होंने अपॉइंट किया पाकिस्तान को इसको लड़ने के लिए और उसके बदले में उनको दिए बिलियन ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक टेम्पररी ग्रोथ आता था। पर जैसे ही यूएस का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट खत्म हुआ, इसकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वो ऑन द मूव गिर गई और टोटल इसकी इकोनॉमी का कोलैप्स होने लगा। रिसेंटली जब यूएस अफगानिस्तान को छोड़ के गया, ठीक है, और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तब इन्होंने पाकिस्तान को एड देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर गई। ठीक है, रीजन नंबर 2 कंपटीशन विद इंडिया। ठीक है, इन लोगों ने हमेशा इंडिया के साथ कॉम्पीट किया है, हमेशा साबित किया है कि भाई हम इंडिया से कैसे आगे हैं। ठीक है, इसका कंपटीशन एक्चुअली बनता ही नहीं था पाकिस्तान, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया की जो आप लैंड एरिया देखें या पॉपुलेशन देखें, ये दोनों पाकिस्तान के बिल्कुल अलग हैं। तो इसका कंपटीशन एक्चुअली बनता था बांग्लादेश से, वो लोग कम्पीट हमेशा करते थे इंडिया से। ठीक है, इसके चक्कर में इन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। 1971 के एक ऐतिहासिक जो सरेंडर है, इसके बाद में इन लोगों के जनरल कर्नल को ये लगने लगा कि इंडिया को अगर हराना है तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। इनका एक जनरल था, इन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया कि हम लोग घास की रोटी खा लेंगे पर न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। हालांकि इसके बाद 1998 में ये लोग बुरी तरह से इंडिया से हार गए। यहाँ तक इंडिया ने एरियल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पर ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं कर पाए। तो इनका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना एक वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी था, जबकि इनका फोकस ये होना चाहिए था कैसे हम लोग पॉवर्टी से लड़ेंगे, कैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ेंगे, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। ठीक है, रीजन नंबर 3 आर्मी की ओवर डिपेंडेंट और एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी का एक मॉडल और लगातार कई सालों तक चलने वाली तानाशाही। तो दोस्तों इन लोगों की जनता को जब से पाकिस्तान बना तब से ये समझाया गया कि भाई हमारी जो फौज है वो एक नंबर 1 फौज है और हमारी ISI है वो एक नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। जबकि इनकी जो फौज है वो कई बार इंडिया से हारी और इनकी ISI है, उसका काम ही यही रह गया था कि भाई आप जो पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके ऑडियो टेप कीजिए और उनको कंट्रोल में रखिए और उनकी जासूसी कीजिए। जब एक्चुअली कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है तो उनका काम ये होता है कि आप एक्सटर्नल जो दुश्मन है, बाहर के दुश्मन है, जिससे आपके देश को बाहर से खतरा है, उनकी जासूसी कीजिए और उनको कंट्रोल में रखिए। पर इसका बिल्कुल उल्टा था, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि ये नंबर 1 है। ठीक है, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई, जब खाली नाम की वजह से कोई इनका प्राइम मिनिस्टर बनता भी था तब उसको कंट्रोल तो हमेशा आर्मी ही करती थी। रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे कि इनके आर्मी चीफ अभी सऊदी गए हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिनीवा में जो एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसको वहाँ पे कोई पैसा नहीं मिला, पर इनके आर्मी के जो चीफ हैं उनको सऊदी में $1 बिलियन मिल रहे हैं। क्योंकि दुनिया को भी मालूम है पाकिस्तान को एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है। डेमोक्रेसी तो खाली नाम की है,
पर कंट्रोल करता है एक्चुअली इनकी आर्मी। ठीक है, उनके जो आर्मी चीफ है वो इनको कंट्रोल करते हैं। मतलब डेमोक्रेसी खाली नाम की है। इनके आर्मी चीफ कई सारे साल तक लगातार देश को चलाते रहे। आप जिया उल हक को ले लीजिए, अयूब खान को ले लीजिए, परवेज मुशर्रफ को ले लीजिए, इन्होंने पूरा पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन कर दिया और इनकी जनता को एजुकेशन से वंचित रखा, जिसकी वजह से उनकी जनता जो है उनको सवाल नहीं पूछ सकती और इनको कई सारे लगातार सालों तक ये अपने हिसाब से सरकार चलाते रहे और लूटते रहे पूरे पाकिस्तान को, और खुद बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी यूके और यूएई में बनाते रहे और पाकिस्तान की जनता को छोड़ दिया भूखमरी के लिए। अब आज यहाँ तक ये रिजल्ट आ चुका है कि पाकिस्तान में वीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और वीट के लिए लड़ाई हो रही है। और जैसे कि गोल्ड आ चुका है, जब वीट का जो कोई एक कंटेनर भर के आता है तब जनता उसको लूटने लगती है जैसे कि कोई गोल्ड की चीज़ आ गई है। तो ये बहुत एक खराब परिस्थिति है पाकिस्तान में। दोस्तों, ये एक बहुत सारे लंबे रीजन की एक सीरीज है कि पाकिस्तान का कोलैप्स कैसे हो चुका है, कैसे हो रहा है। और अगर आपको ये सारा जो चीज़ है, ये वीडियो जो पसंद आ रहा है, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसकी वजह से हम आप इसका दूसरी सीरीज भी रिलीज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।